brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मतलब ये है कि एक साजिश रची गई कि भी किस तरीके से निर्मलजीत कौर को बचाया जाए, कि भी उनके ऊपर आरोप ना मंडे जाए। और ये आरोप जो है निर्मल यादव के ऊपर आरोप मंड दिए गए और हमें जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। सीबीआई कोर्ट ने अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक पूर्व जस्टिस को 17 साल पुराने मामले में क्लीन चिट दी है। सीबीआई कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायतें थी, मामले थे, उनमें उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं गुरुग्राम से आपके साथ नीरज वशिष्ठ। आपको बताएंगे इस खबर में क्या कुछ ये मामला है और कैसे ये मामला दर्ज किया गया था। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उस वक्त रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनकी सिस्टर का ये मामला है। 2008 में ये मामला दर्ज किया गया था। क्या कुछ ये मामला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन साहब खुद मौजूद हैं। कैप्टन साहब, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ ये मामला है और कैसे आज 17 साल के बाद जब आपको इंसाफ मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं पूरा परिवार? देखिए, जस्टिस निर्मल यादव जी जो मेरी सिस्टर हैं, वो मेरे से 9 साल बड़ी हैं और उन्होंने हमें जिस प्रकार से बचपन से पढ़ाया, उनके पास ही हम चंडीगढ़ में जब वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थी, डबल एजी थी, उनके साथ हम पढ़े लिखे। और जब ये आरोप लगा उनके ऊपर, तो पूरे परिवार के अंदर एक तरीके से झंझकोर के रख दी हम लोगों को। और ख़ास तौर से जो मेरी मदर थी, उनकी लाडली थी मेरी बड़ी बहन, तो उनको भी बहुत कष्ट पहुंचा और पूरे फैमिली को इस ट्रॉमा से निकलना पड़ा। ह्यूमिलेशन हुआ। जो हम 6 दफ़ा मैं एमएलए रहा हूँ मैं, और मेरे फादर भी रहे और बेटा भी एमएलए है, अब बना है। तो हमारे लोगों के अंदर भी जो है बहुत ही दुख की लहर दौड़ी है कि भाई क्या ऐसा कर सकती हैं वो। और आप देखिए कि पैसे लेके आता है बंसल का मुंशी, और उस टाइम 15 अगस्त थी या 26 जनवरी थी। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। इस कहानी के पीछे दरअसल मैं आपको जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला सन 2008 का है, जब निर्मलजीत कौर, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस थी, उनके निवास स्थान पर एक व्यक्ति पहुंचता है जिसके पास एक पार्सल था। कोठी के बाहर, उनके निवास स्थान के बाहर जो गार्ड थी, जब उन्होंने उस पार्सल को चेक किया तो उसमें 15 लाख रुपए कैश था। मामले की जानकारी तत्कालीन निर्मलजीत कौर को दी गई, जो कि जस्टिस थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। जिसके बाद पैसे को देखकर उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने फौरन ये कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है। मामले की तफ्तीश शुरू हुई और तफ्तीश के बाद जब उस एडवोकेट से मामले की पूछताछ की गई थी, जिसने कि वो पैसा निर्मलजीत कौर के निवास स्थान पर भेजा था, तो वो एडवोकेट अपने बयान से मुकरा। उसने ये कहा कि ये पैसा निर्मलजीत कौर का नहीं बल्कि निर्मल यादव हैं, जो कि उस वक्त 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस थी। तो मामला सीधे कैप्टन साहब, जो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे, काफ़ी अहम ओहदे पर थे, इन्हें भी झेलना पड़ा। तो कैप्टन साहब, क्या कुछ कहेंगे कि किसने ये साजिश रची थी और उस मामला के बाद सीबीआई को भी ये मामला ट्रांसफ़र हुआ था? कैसे ये मामला सीबीआई में गया और क्या कुछ राजनीतिक हालात थे उस वक्त के? देखो, जो लॉ के अंदर एविडेंस होता है, और एविडेंस लॉ में ये होता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो सामान जो है, जो 15 लाख रुपए हैं, वो मेरी बहन के यहाँ तो मिले नहीं। उनका घर जो जहाँ पर सेक्टर 3 में तो निर्मलजीत कौर रह रही थी और मेरी सिस्टर रह रही थी सेक्टर 31 में या 32 में, और कम से कम 15 किलोमीटर का अंतर था जी। निर्मलजीत कौर और निर्मल यादव में बहुत अंतर है। और जो बंसल है, एडवोकेट जो बंसल है, उसका मुंशी निर्मलजीत कौर को भी जानता था अच्छी तरीके से। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि एक साजिश रची गई कि भी किस तरीके से निर्मलजीत कौर को बचाया जाए। और उस मामले को लेकर जो है
कि भी उनके ऊपर आरोप ना मंडे जाए, और ये आरोप जो है निर्मल यादव के ऊपर आरोप मंड दिए गए। और उन्होंने जो है, मेरी बहन ने जो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनसे कई बार उनसे कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनसे उनका जो कार्यभार था उनसे ले लिया गया, सारे काम उनसे ले लिए गए और बिना किसी काम के उनको जो है बैठा दिया वहाँ पर। उसके बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस ने पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। उसके बाद जो है कुछ एडवोकेट्स थे बार काउंसिल में, उन लोगों ने हाउला किया और कुछ मीडिया ट्रायल हो गया, और मीडिया में इतना हाइप हो गया कि विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठा और मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि भी उनका भाई है और इन लोगों का सबका मिल के सारा इस मामले में मिली भगत है। तो आप देखिए, उन सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि भाई ये केस जो है चंडीगढ़ पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया जाए। सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया अच्छे तरीके से, सारे जितने भी जो विटनेसेस थे 65 थे 70 थे, उन सब से तफ्तीश करी और उसमें और क्लोजर रिपोर्ट अपनी उन्होंने पेश कर दी। लेकिन फिर ना जाने क्यों और किसके प्रेशर दबाव में आके एक मैं उस व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, वो रिटायर्ड अब सुप्रीम कोर्ट के अब जज हैं, उनके दबाव में मुझे तो लगता है अब हुआ नहीं हुआ क्या हुआ है, और कुछ और लोग थे, उन लोगों ने जो है सीबीआई कोर्ट ने ये आदेश दिए कि नहीं, आप क्लोजर रिपोर्ट मत कीजिए, आप केस को चलाइए। तो 2010 के अंदर जो है उनके खिलाफ जो है ये दस्तावेज, जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो कोर्ट में पेश कर दिए गए, और तमाम जो उसको कोर्ट ने जो है उस केस को कहा कि इस केस को आप चलाएंगे आप, और ये केस शुरू हो गया। आप देखिए 2010 से अब 2024 हो गया, इसमें बीच में कोविड का समय भी आया और हर तरीके से इस केस को धीमी गति से चलाने की बातचीत करी गई, किस तरीके से, और मेंटल टॉर्चर, ह्यूमिलेशन जो हमने इससे सहा। और क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी वो असिस्ट रजिस्ट्रार रही हाई कोर्ट की, उसके बाद हाई कोर्ट की जज रही और सेशन जज रही, स्पॉटलेस उनका जीवन रहा, कभी उनके ऊपर एक पैसे का आरोप कभी ज़िंदगी में नहीं लगा था। और जब ये लगा तो बहुत ट्रॉमा से वो गुजरी, और मैं समझता हूँ कि इसका केस जो है फाइनली जो है अब डिसाइड हुआ है। और उसमें जो जस्टिस अलका मलिक जी हैं उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये अपने वर्डिक्ट में कहा कि किसी भी रूप में कहीं भी इस प्रकार का कोई बात नहीं आती है कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध होते हों, या उनके ऊपर ऐसा हो कि उन्होंने 15 लाख उनके हैं। आज जो है अगर मेरी मदर जिंदा होती तो उस वक्त जिंदा थी, उस ट्रॉमा से जब वो निकल रही थी, आज मैं बस एक ही हमें वो है कि वो जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, क्योंकि पूरा परिवार जो है एक तरीके से बिखर गया था इस बात को लेके। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल और एक साजिश कि सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंच जाए एक महिला जज जो है हाई कोर्ट की, उनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा? वो मामला दर्ज होने के बाद, सीबीआई में जाने के बाद निर्मल यादव के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा? देखिए, किस मुकाम को वो हासिल करना चाहती है और किस मुकाम तक वो रह गई? देखिए, वो अभी उनके समय था उनका, 2011 में जाके रिटायर हुई हैं वो, 2008 में ये केस हुआ, और इनका ट्रांसफ़र जो है उस टाइम मोइली जी लॉ मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने इनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड में कर दिया और वहाँ जाकर उन्होंने अपना रिटायरमेंट ली वहाँ से। देखिए, जब भी कोई केस चलता है तो, और जब वो झूठा केस हो तो उससे तो आदमी जब गुजरता है, और जिसके ऊपर कभी आरोप ना लगे हों, जिसने जीवन में मतलब कि हमें खुद पढ़ती थी लॉ और हमें भी पढ़ाया, हमारे साथ रही, और हेल्पफुल एटीट्यूड उनका, कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी आदमी में, कोई भी आदमी आ गया, गरीब आदमी आ गया, उसकी भी मदद करना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये राहत हमें मिली है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर एक
सिर पर एक बोझ था, हमारे ऊपर एक दबाव था कि भी और बार के अंदर जो हमारे जो लोग थे वो पर्चे बांटते थे कि भी इनकी बहन जो है उसके ऊपर चार्जेस चल रहे हैं। मतलब कि हर तरीके से जो हमारे विपक्ष सोची समझी साजिश थी कहीं ना कहीं। हमारे विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भी और प्राइवेटली भी जो है हम लोगों पर आरोप लगाते रहे। तो भगवान की कृपा हुई है और हमें जुडिशरी पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिला। तो आप समझ सकते हैं कि 17 साल पहले जो एक मामला संज्ञान में आया था, उस मामला संज्ञान में आने के बाद उस महिला पर, उसके परिवार पर, उसके पूरे कुटुंब पर किस तरह के दुखों का वो पहाड़ टूटा था, कैसा अपमान उन्होंने सहा होगा, कैसा तिरस्कार उन्होंने झेला होगा, जिसके बाद मामला सीबीआई कोर्ट में गया और सीबीआई ने 17 साल पुराने इस मामले में अब निर्मल यादव को क्लीन चिट दी है, यानी कोई आरोप उनके ऊपर साबित नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है कि 17 साल की इस जद्दोजहद के बाद सीबीआई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में हालांकि क्या कुछ कहा, ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो पैसा किसके पास जाना था, यानी उस केस में मुख्य आरोपी आखिर था कौन, किसके पास वो पैसा जाना था, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।